रौनक लौटी है। उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेस पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से रौनक लौटने लगी है। वीकेंड पर बढ़ने लगी भीड़। टूरिस्ट प्लेस पर रौनक, पर्यटकों के आने से रौनक आई है। मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी में रौनक बढ़ी है। होटलों, लॉन्च में आने लगे टूरिस्ट। कोविड गाइडलाइन बना चुनौती। प्रशासन के सामने यहां पर चुनौती बन गया है। बड़ी खबर, टूरिस्ट प्लेस पर रौनक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पर्यटकों के आने से रौनक आ गई है। मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी में रौनक आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। कोविड गाइडलाइन अब यहां पर ऐसे में चुनौती बन गया है। कोविड गाइडलाइन चुनौती बना है। पर्यटकों के आने से वहां पर रौनक आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस पर रौनक का मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी में रौनक है। और जिस तरीके से कोविड गाइडलाइंस को लेकर के पहले से बातें कही जा रही थी, अब ऐसे में कोविड गाइडलाइंस यहां पर चुनौती बनी हुई है। प्रशासन के सामने काफी चुनौती है। वीकेंड पर काफी भीड़ बढ़ने लगी है। टूरिस्ट प्लेस पर रौनक देखने को मिल रही है, ये यहां पर सबसे बड़ी बात है। और पर्यटकों के आने से वहां पर रौनक आ गई है। कोविड गाइडलाइन जो है वो चुनौती बन गई, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड्स होते हैं उनके मौकों पर खास तौर पर ऐसी जगहों पर भीड़ देखने को मिलती है। आप मसूरी की बात करें या फिर धनौल्टी की बात करें, इन जगहों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटकों के आने से वहां पर रौनक आ गई है। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। भारती, वीकेंड्स पर ज्यादा भीड़ अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर अब अमूमन देख रहे हैं कि रोजाना की संख्या में काफी भीड़ वहां पर पहुंच रही है। ऐसे में कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बड़ी चुनौती होगा। बिल्कुल अनुपम, कोविड गाइडलाइंस को किस तरीके से पालन करवाया जाए, ये एक सबसे ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजिंग टास्क हो गया है ज़िला प्रशासन के सामने। क्योंकि अगर हम देखें, ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। हालांकि मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे लाइन पर खड़ा होना था। लेकिन अगर हम वैसे बात करें, जो लोग घूम रहे हैं उनके सामने कैसे वो पालन करवाया जाए, ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर टास्क ये कहा जा सकता है। उसकी कोविड गाइडलाइंस को पालन किस तरीके से करवाया जाए, इस पर अब सबसे ज़्यादा नज़र यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि मौसम साफ हो गया है, तो अब ये कहा जा सकता है कि सैटरडे, संडे, वीकेंड और आज जो है वो ज़्यादा रश देखने को मिल सकता है। चाहे मसूरी की बात कर ले, नैनीताल की बात कर ले, रामनगर की बात कर ले या फिर धनौल्टी की हम बात कर ले। इसके अलावा जो भी और टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ने लग गई है। फ्राइडे नाइट से ही ये कहा जा सकता है कि जो भीड़ है वो देखने को मिल गई थी। तो अब यहाँ पर मौसम साफ है, टूरिस्ट आ रहे हैं और उत्तराखंड के जो आसपास के लोग हैं जो मसूरी जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 3 दिन हो गए, क्योंकि मंडे की भी यहाँ पर छुट्टी है। तो अब ये कहा जा सकता है अनुपम कि जो खोई हुई यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था कि पर्यटक नहीं आ रहे थे, वो अब इन 2-3 दिनों में काफी देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल भारतीय, जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा आने वाले वक्त में किस तरीके से प्रशासनिक अमला गाइडलाइंस को लेकर के सख्त रुख अपनाता दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। नड्डा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब 15 नवंबर को आएंगे जेपी नड्डा। शहीद सैनिक सम्मान यात्रा में जेपी नड्डा शामिल होंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। चमोली के क्वाड गांव, वहां पर नड्डा आएंगे। 16 नवंबर को रुद्रपुर में जनसभा होगी। नड्डा के कार्यक्रम में यहां पर बदलाव किया गया है। 15 नवंबर को जेपी नड्डा आएंगे। सैनिक सम्मान यात्रा में जेपी नड्डा शामिल होंगे और यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय बहुगुणा ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत के दौरान बहुगुणा ने सफाई दी और कहा कि अगली सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में बनेगी और धामी सरकार चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा कर रही है। न्यूज 18 ने विजय बहुगुणा से बातचीत की। ये चुनाव हम धामी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं। और आज जो हमारी मीटिंग हुई, हम लोगों ने कई समितियों का गठन किया
हमारे प्रभारी मंत्री जोशी जी ने, और हम सब चाहते हैं कि हमारे जो अगला मुख्यमंत्री धामी जी हो, वो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि उत्तराखंड अगले दशक में सबसे प्रगतिशील राज्य बने, उसको पूरा करें। मैंने गुजरात पे बोला था कि रोटेशन पॉलिसी है गुजरात में, उन्होंने किया। एक बार मुख्यमंत्री बना तो उसको बदल सकते हैं, ये कोई इतना कि एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप बदलेंगे नहीं। लेकिन वो गुजरात के उसमें था बैकग्राउंड में। उत्तराखंड में तो हमारा चीफ मिनिस्टर अभी आया है, युवा है, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वही बनेंगे। असल में इससे पहले देहरादून में विजय बहुगुणा ने कहा था कि बीजेपी में जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया जरूरी नहीं है कि हर बार वही बनेगा। विजय बहुगुणा ने कहा कि यहां रोटेशन प्रणाली है और सबको यहां मौका मिलता है। साथ ही विजय बहुगुणा ने कहा कि राज्य में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। 60 पार का नारा ज्यादा है और कार्यकर्ता उत्साह में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी मगर 60 सीटों के साथ नहीं। कार्यकर्ता उत्साहित होकर के नारा दे रहे होंगे, लेकिन मेरा जो मानना है कि हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे ताकि किसी प्रकार का दबाव ना हो। रोटेशन पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी में, अब सबको समझ में आ गया। गुजरात में कर दिया कि नहीं किया? वंस अ मिनिस्टर, वंस अ चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज अ चीफ मिनिस्टर, ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। आज आप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, कल आप पार्टी का काम कर सकते हैं। तो जो रोटेशन पॉलिसी है तो वेलकम, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। यहां सीएम अपने पैतृक गांव भी जाएंगे। सीएम ने पिथौरागढ़ पहुंचकर 126 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन योजनाओं की लागत 344 करोड़ है। सीएम का कहना है कि पिथौरागढ़ के विकास के लिए ये योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए उनकी सरकार सभी योजनाओं को धरातल पर ला रही है। पिथौरागढ़ शहर का जो विकास है वो एक मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में इन शहरों को भी जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पिथौरागढ़ में शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नगर पालिका द्वारा 2 साल के बाद शरदोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कहा कि शरदोत्सव के आयोजन से जहां एक और कलाकारों को मंच मिलेगा, वहीं संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। शरदोत्सव का आयोजन हफ्ते भर के लिए किया जा रहा है। शरदोत्सव भी निश्चित रूप से पिथौरागढ़ में बड़ा अच्छा एक महोत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। उससे भी हमारी संस्कृति, हमारे लोक कलाकार, ऐसे लोग सभी को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलता है और लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। ये हमारी जो पर्यटन आधारित हमारा प्रदेश है, निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से उसको बढ़ाने का भी जो है काम होता है। सर्द मौसम के बीच में गर्म हुए चुनावी माहौल में कांग्रेस ने कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सोनिया गांधी के भेजे विशेष दूतों ने दावेदारों के इंटरव्यू भी शुरू कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लगने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने उससे पहले ही कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्यवेक्षक एक एक कर हर दावेदार की टोह ले रहे हैं। शुक्रवार को हल्द्वानी के कांग्रेस दफ्तर में भी ऐसा ही नजारा दिखा, जहां टिकट की चाह रखने वाले नेता पर्यवेक्षक के सामने अपनी बात रखने के लिए लाइन में लगे दिखे। मैं खुद दावेदार हूं। मैं पहले भी उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन का अध्यक्ष रहा हूं और कई पदों पर रह चुका हूं अभी तो दावेदारी। और पिछले चुनाव में भी हमने कांग्रेस को पूरी तरह से लड़ाया। चुनाव पर्यवेक्षक के सामने अपनी दावेदारी करने में महिला और बुजुर्ग नेता भी पीछे नहीं है। मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी और लालकुआ विधानसभा से प्रत्यक्ष के रूप में मैंने उनको बताया और इस बीच जो भी हमारे क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य करा वो भी अवगत कराए। पर्यवेक्षक जी से मैंने कहा पब्लिक का मूड दिखवा लीजिए, मतलब आपको फीडबैक पब्लिक से ही मिलेगा। पब्लिक की क्या ओपिनियन है उसके हिसाब से काम करने को हम तैयार रहेंगे। पर्यवेक्षक भी मान रहे हैं कि विधानसभा वार कांग्रेस में दावेदारों की फौज है, लिहाजा बेहतर कैंडिडेट का सिलेक्शन एक चुनौती है। हर विधानसभा से 8-9 हैं, कहीं 5-6 हैं, ऐसे कैंडिडेट आए हैं और सबका एक ही विचार है कि कांग्रेस किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट दे। तो इस बार हम लोग पूरी उससे सर्वे करा के अच्छे ढंग से टिकट दे रहे हैं।
साफ है, दावेदारों की एक से ज्यादा संख्या पार्टी के लिए सरदर्द है, लेकिन इतना भी साफ है, जो हर नेता को साध ले, जीत उसी पार्टी के सर सजेगी। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रामनगर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पदयात्रा का आगाज किया। इस पदयात्रा में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर देखने को मिली है। पूर्व सीएम हरीश रावत के केंद्र में रामनगर विधानसभा है। इस सीट से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर हरदा की दिलचस्पी सभी के लिए हैरानी का विषय बनी हुई है। यहाँ से शुरू हुई इस यात्रा से भी वह संजय नेगी का पोस्टर जनता को दिखा एक संदेश दे गए। इस यात्रा से रणजीत रावत गुट ने दूरी बनाए रखी। इस पर रावत ने कहा कि सब लोग रास्ते पर आ जाएंगे। वो धीरे धीरे सब रास्ते पर आ जाते हैं। समय के साथ समय सबको सिखा देता है। टिकट मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरा दायित्व नहीं है। वो दायित्व गणेश गोदियाल जी का है, प्रीतम सिंह जी का है, देवेंद्र यादव जी का है। इस पर वो लोग बात करेंगे। इस पदयात्रा से विधानसभा स्तर पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन कभी गुरु चेला रहे हरीश और रणजीत रावत के बीच अब 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। ऐसे में रामनगर विधानसभा से कांग्रेस की पदयात्रा कई मायनों में बीजेपी को घेरने से ज्यादा अपनों को घेरने की दिखाई दी। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। तो आज बड़ी खबर जोशीमठ से है, जहां पर बद्रीनाथ दौरे पर रहेंगे हरीश रावत। सुबह 9 बजे दर्शन करेंगे। चुनाव से पहले बद्रीनाथ का दौरा कर रहे हैं हरीश रावत। आशीर्वाद लेंगे, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेंगे। बद्रीनाथ धाम के दौरे पर हरीश रावत चुनाव से पहले यहां पर बद्रीनाथ का दौरा हरीश रावत कर रहे हैं और आज आशीर्वाद लेंगे, भगवान बद्री का आशीर्वाद लेंगे वहां पहुंचकर। स्वागत है। ब्रेक के बाद उधम सिंह नगर के नानक मुत्ता में 9 नवंबर को हुए जगीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 आरोपी मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं। जमीन की रंजिश में ग्राम प्रधान को फंसाने के लिए साजिश रची गई थी और 50,000 की सुपारी देकर हत्या करवाई गई। सुपारी किलर की निशानदेही पर हथियार भी बरामद कर लिया गया। यशवंत सिंह नाम का एक बदमाश शराबी आदमी है, उसको उन्होंने बुला करके 12 बोर का जो पोनिया होता है, पोनिया और उसमें साथ साथ उसमें जो है जो कार्टेज उसको उपलब्ध कराया। 50,000 रुपये लेकर के 50,000 के दे करके उसको ये फायर करने के लिए कहा गया था। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और राज्यसभा सांसद अनिल बरूनी की शुक्रवार को मुलाकात हुई। अनिल बरूनी ने बताया कि लोकपर्व विकास और बुई दिवाली को लेकर के राज्यपाल काफी उत्साहित हैं और राज्यपाल ने कहा कि वो इस बार धूमधाम से इगास मनाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से अनिल बरूनी इगास को लेकर मुहिम चला रहे हैं और इस बार अनिल बरूनी भी पौड़ी स्थित अपने गांव नकोट जाकर इगास का पर्व मनाने वाले हैं। उन्होंने सभी से इसकी अपील की है। चुनाव का समय करीब आते आते सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टियों की जंग और तेज हो गई है और इसमें सबसे आगे है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। पोस्टर वॉर से लेकर सोशल मीडिया पर लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ाने की जुगत में इन दिनों राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। सभी पार्टियों के एजेंडे में दूसरी पार्टी के नेताओं की हर गतिविधि है। कैसे किसी नेता के बोल फिसलें और कैसे उस पर पेज लेआउट तैयार हो, इसके लिए बाकायदा पार्टी ऑफिस में वॉर रूम तैयार हो गए हैं। सुरक्षा पॉलिसी का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि इन सब में अभी लीड बीजेपी करती नजर आ रही है, जिसके हर पोस्ट पर 3 लाख से ज्यादा लाइक मिल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी इसमें दूसरे नंबर पर है, जो अपने उम्मीदवारों का पेज खुद ही हैंडल कर रही है। वहीं कांग्रेस भी रेस में लगातार जुटी है। जनता की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रदेश की और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं, हम अपने बूथ स्तर तक कार्यकर्ता को एक सोशल मीडिया के माध्यम से वहां तक पहुंचा रहे हैं। इवन और जो लोग हैं, आम जनमानस है, उन तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कामों की योजनाएं पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से वो संपन्न होने और उनकी कोई समस्या है तो वो भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को हम अवगत कराते हैं। स्ट्रेटेजी हमारी क्लियर है, जहाँ से जहाँ लोगों तक पहुँचना है, पार्टी की नीतियों को पहुँचाना है, पार्टी की बातों को पहुँचाना है। पार्टी जो गारंटियाँ लेकर आ रही है
उसके बारे में जनता को बताना है। कोई नेता ग्राउंड पॉलिटिक्स में बयान देता है तो दूसरी तरफ के नेता उस पर कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर करते हैं। अगर हमला किसी बड़े नेता ने कुछ करा है तो सेम चीज़ सोशल मीडिया पर भी अप्लाई होती है। अब जुबानी जंग के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पार्टियों की रार दिलचस्प है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये लड़ाई और बढ़ती जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।